रिलेशन, ठीक है, रिलेशन पूरा सेट के ऊपर ही डिफाइंड है, सेट से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, सेट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। देखिए क्या है पहला पॉइंट कि रिलेशन क्या होता है, तो इट इज अ सेट, ये भी एक सेट होता है। किस चीज का सेट होता है? इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। सर नया नाम सुनने को मिल गया, ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? सेट तो ठीक है हमको पता चल गया, इट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन, मगर अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जब हमको ऑर्डर्ड पेयर पता चल जाएगा तो ऑर्डर्ड पेयर का जो कलेक्शन होगा, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होगा, उसी का नाम क्या होता है? रिलेशन। तो देखिए अब आपको ये चीज समझा दे थोड़ा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। ऑर्डर्ड पेयर तो बहुत ध्यान से वर्ड आया पेयर, पेयर का मतलब हमेशा होता है दो यूनिट, तो दो एलिमेंट होगा और ऑर्डर में होगा। ऑर्डर में होने का मीनिंग क्या होगा? देखिए मान लेते हैं जैसे ये लिखा ना 1 2, इसका मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे है और ये सेकंड पोजीशन पे। अगर लिखा है कहीं 3 4 तो आप क्या बोलेगा? कोई आप में से क्या ये बोलेगा कि ये सेकंड पोजीशन है या क्या बोलेगा? फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, तो ये फर्स्ट पोजीशन और ये कहां पे? सेकंड पोजीशन। तो जब आप पहले देख रहे हैं, लेफ्ट से चल रहे हैं, आप पहले देख रहे हैं उसको बोले फर्स्ट पोजीशन, जो दूसरा मिला उसको बोले सेकंड पोजीशन। इट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर डिसीजन लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ होता है। जो लेफ्ट में पहले मिल गया कॉल्ड फर्स्ट पोजीशन, जो सेकंड मिला कॉल्ड सेकंड पोजीशन, देन आफ्टर थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन एंड सो ऑन। तो अभी हमको यहाँ पे जरूरत है पेयर का, तो केवल कितने एलिमेंट का? 2 एलिमेंट का। तो ऑर्डर्ड पेयर किसको कहते हैं? जब भी एलिमेंट पेयर वाइज प्रेजेंट हो और इसमें ऑर्डर मायने रखे, ऑर्डर मायने रखे, ऑर्डर का अपना सिग्निफिकेंस हो। तो सर समझे नहीं ऑर्डर का सिग्निफिकेंस, इसका मीनिंग क्या होता है? सोचिए थोड़ा सा समझिएगा बस इस चीज को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े हैं, अगर किसी एक पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 2,3 लिखा है तो आप इसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, क्या सीखे हैं? आप ये सीखे हैं कि जो x कोऑर्डिनेट होगा that will be equals to 2 यूनिट और जो y कोऑर्डिनेट होगा it is equals to 3 यूनिट, ठीक है। बाय द वे कोई ये बोल दे कि देखो मेरे पास पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 2 है, तो अब आप बताइए हमको इस 3 को आप क्या बोलेंगे? x कोऑर्डिनेट बोलिएगा या y कोऑर्डिनेट बोलिएगा? बोलिए। x कोऑर्डिनेट बोलेंगे। x कोऑर्डिनेट, इट इज x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली जो 2 है 2, इट इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। कहने का मतलब क्या हुआ? जब आप पॉइंट का नाम सुने और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम सुने, आप देखें कि अगर कभी सीक्वेंस है मेरे पास 2 3, देन इट इज ऑफ फॉर्म x, y, यानी फर्स्ट पोजीशन x कोऑर्डिनेट, सेकंड पोजीशन y कोऑर्डिनेट। जैसे हम इसके ऑर्डर को चेंज किए, जैसे इसके ऑर्डर को चेंज किए, आप देखिए फर्स्ट पोजीशन x कोऑर्डिनेट ही है और सेकंड पोजीशन y कोऑर्डिनेट है। अगर कोई आपसे पूछे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बेसिस पे कि देखो क्या है कि 2 3 पॉइंट जो है ना ये 3 2 के बराबर है, आपको बोलिए क्या बोलिएगा? सही कि गलत? स्टेटमेंट ट्रू कि फॉल्स? फॉल्स। ये फॉल्स है, यानी आप ये बोलेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं होता है। तो देखिए अगर मेरे पास ये सेट होता, ध्यान से बहुत थिन लाइन है, पहला चीज अगर आप समझ गए पूरा रिलेशन आपको समझ में आ जाएगा, बस इसी पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर कर्ली ब्रेस है मतलब सेट है, तो सेट में अगर 2 3 लिखा तो ये 3 2 के बराबर होता है, ठीक है, ये ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों सर? क्योंकि ये कर्ली ब्रेस है और ये सेट है। मगर जब ये राउंड ब्रैकेट होगा, ये राउंड ब्रैकेट होगा, वैसे केस में ये ऑर्डर्ड पेयर्स होता है और वैसे केस में आप बोलेंगे कि अगर इक्वालिटी होल्ड किया देन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मीनिंग समझिए पूरे उसके ब्रैकेट के बेसिस पे। राउंड ब्रैकेट मींस ऑर्डर्ड पेयर, कर्ली ब्रेस मींस सेट। सेट में आप एलिमेंट को आगे पीछे कर सकते हैं, यानी 1 2 को 2 1 बना सकते हैं, मगर ऑर्डर पेयर में आप कभी भी इस 2 3 को 3 2 नहीं बनाएंगे, अदरवाइज स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। तो जो अभी आपके सामने डिस्क्रिप्शन दिया गया, बस इसी चीज को अभी हम यहाँ स्टेटमेंट में लिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? इट इज द पेयर ऑफ एलिमेंट्स which maintain, which conserve
इट्स ऑर्डर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इट इज पेयर ऑफ एलिमेंट्स, इट इज पेयर ऑफ एलिमेंट्स which conserve its own position, या फिर आप यहां मेंशन कर सकते हैं अपने ऑर्डर को ये कंजर्व रखता है। ठीक है, अब ऑर्डर कंजर्वेशन का चीज ही आपको बताया जा रहा था। इसका मीनिंग क्या हुआ मैथमेटिकली? इट मींस इन राउंड ब्रैकेट मींस ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर बी ए। अगर आप पोजीशन चेंज करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर बदल जाएगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बदल जाएगा। यानी कोई आपसे ये बोला कि देखो ऐसे लिखा है 1 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 1, आप क्या बोलिएगा, ट्रू की फॉल्स? ट्रू, क्योंकि ये सेट है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि ये सेट है। अगर कोई आपसे ये बोला देखो क्या था 3 - 1 इज इक्वल्स टू -1 3, आप क्या बोलेंगे, ट्रू की फॉल्स? क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, इस कारण से स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यही डिफरेंस समझना था, यही होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर हमेशा राउंड ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसमें पेयर ऑफ एलिमेंट्स होता है सेपरेटेड बाय कॉमा, और कभी भी इसमें ऑर्डर को हम लोग चेंज नहीं करते। अगर ऑर्डर चेंज हो गया यानी 1 2 का 2 1 बन गया, ए बी का बी ए बन गया, वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। यही होता है ऑर्डर्ड पेयर। तीसरा बात, ऑर्डर्ड पेयर क्या करता है? ऑर्डर्ड पेयर फॉलो रूल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूल को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? दैट इज P with the coordinate 3 2 is at another position comparison to Q, और उसको हम लिख रहे हैं 2 3। ठीक है, 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फॉलो करेगा। मींस ये जो पॉइंट P है विद द x कोऑर्डिनेट 3 एंड y कोऑर्डिनेट 2 lies at another position than Q with coordinate 2, 3। अगर इसी चीज को आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पे यानी ज्योमेट्री में दिखाएंगे तो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। ऑलरेडी आपके पास नॉलेज भी है इसका। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑलवेज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस कॉल्ड वाई एक्सिस, but it is separated into two parts with positive and negative side. हॉरिजॉन्टल में राइट साइड में मूव करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट साइड मूव किया जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, वर्टिकल में जब अपवर्ड आप मूव करते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, और वर्टिकल में डाउनवर्ड मूव करना मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इसके बेसिस पे इस वाले सेक्शन को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, ठीक है। क्वाड्रेंट, क्वाड का मतलब क्या होता है? 4। किसी भी प्लेन को अगर 4 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ईच पार्ट कॉल्ड सिंगल क्वाड्रेंट। किसी भी 2 डायमेंशनल प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड किया जाएगा, जो एक सिंगल पार्ट होगा उसको एक क्वाड्रेंट कहा जाता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट विद द कोऑर्डिनेट प्लस एंड प्लस, दोनों पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव बट y नेगेटिव। ठीक है, ऐसा है। अब देखिए, आपसे जिस 2 पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे थे, थोड़ा उसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, P और Q। तो सबसे पहला P, तो देखिए अब आपको क्लास 11 में और 12 क्लास में ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा। ठीक है, ग्राफ पेपर नहीं मिलता, एग्जामिनेशन में भी आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। तो फिर करेंगे क्या? वो जो 2 लाइन वाली कॉपी होती है ना, जो जनरली आप यूज करते हैं, उसी में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सर मेजरमेंट कैसे लेंगे? मेजरमेंट हमेशा यहाँ पे अप्रॉक्स लिया जाता है। जब भी x और y एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इट इज ऑरिजिन। इससे थोड़े डिस्टेंस पे 1 यूनिट, थोड़े डिस्टेंस पे 2 यूनिट, थोड़े डिस्टेंस पे 3 एंड 4 एंड सो ऑन, एग्जैक्टली y में बढ़ जाइए। 1 यूनिट
2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, किसी भी स्केल से मेजरमेंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप समझ रहे हैं कि कितने डिस्टेंस पे 1 यूनिट लिए, बस उतने डिफरेंस पे आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। अब इसमें अगर ये पॉइंट 3,2 बोला, x पे 3, y पे 2, ध्यान से, x पे 3 और y पे 2, ये मिलके ये पॉइंट प्रोवाइड किया और इस पॉइंट का नाम है P विद द कोऑर्डिनेट 3,2, ठीक है, ये दिखा दिया हम लोग। दूसरा Q, Q का x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, x पे 2 यूनिट, y पे 3 यूनिट, आगे बढ़ाइए और यहां लाके मिला दीजिए। दिस पॉइंट इज Q विद कोऑर्डिनेट 2,3। देखिए आपके लिए बनाया गया है ताकि आप इस बात को समझ सके। यहां जो बोला गया है, क्या बोले, P एट अनदर पोजीशन देन Q, बस इतना ही काम का चीज है। P और Q का पोजीशन अलग है, आप यहां देख लें, वो बना के आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया। Q यहां लाई कर रहा है, P यहां लाई कर रहा है, दोनों का पोजीशन डिफरेंट। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये जो पॉइंट है ना 2,3 इज नॉट इक्वल्स टू 3,2, और ये कौन से बात को ट्रू करेगा, ये इस बात को ट्रू करेगा कि ऑर्डर्ड पेयर में जब भी एलिमेंट पेयर के फॉर्म में होगा, उसका जो ऑर्डर होता है वो कंजर्व रहता है, ऑर्डर या पोजीशन कंजर्व रहता है, मींस वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जहां तक उम्मीद है ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया क्लियर होगा। ऑर्डर्ड पेयर में बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये कभी बराबर नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, ये राउंड ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, बस नोट करें आप इसको, फिर आगे बढ़ा जाए, थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे। कुछ भी डाउट, कोई टर्म जो नहीं समझ में आया पूछ लें आप। सर ऑर्डर्ड पेयर फिर से समझा नहीं तो सर। कौन सा ऑर्डर्ड पेयर? ये वाला स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, ये वाला सेकंड थर्ड? सर सेकंड नंबर। देखिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है, ऑर्डर्ड पेयर वो पेयर ऑफ एलिमेंट्स होगा, ऑर्डर्ड पेयर वो पेयर ऑफ एलिमेंट्स होगा। पेयर का मतलब क्या हो गया, 2 एलिमेंट होगा उसके अंदर, जिसमें पोजीशन या ऑर्डर, एलिमेंट का पोजीशन या उसका ऑर्डर कंजर्व होगा। कंजर्व का मीनिंग जो है ना, वो साइंस में होता है नो चेंज, ठीक है, साइंस में इसका मीनिंग नो चेंज। आप ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ेंगे, ठीक, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो ये कंजर्व का मतलब होता है कि उसमें चेंज नहीं होगा। तो क्या बोला गया, जो बोला है बस उसी को समझा रहे हैं, फिर एग्जांपल लेके भी दिखा देंगे। अगर ये बोला कि पेयर ऑफ एलिमेंट अपने ऑर्डर को चेंज नहीं करता है, तो वैसे पेयर को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। जब कभी भी पेयर ऑफ एलिमेंट्स अपने ऑर्डर को चेंज नहीं करता है, उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। कहने का मतलब है ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये राइट साइड वाला एक अनदर ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर मतलब एलिमेंट्स लीजिए, कुछ भी लीजिए या कुछ दिया रहेगा और उसको राउंड ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। क्या मीनिंग समझ में आया अभी अमरजीत? समझ में आया तो हाँ, नहीं तो नहीं। अमरजीत है? समझ में आ गया सर। हाँ ठीक ठीक। और किसी को कुछ डाउट बिल्कुल पूछिए आप। सर थर्ड पॉइंट फिर समझा दीजिए तो सर। ये थर्ड वाला देखिए, ऑर्डर्ड पेयर फॉलो रूल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या रूल होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये रूल होता है कि अगर कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा तो पॉइंट का पोजीशन डिफरेंट होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप क्लास 10 में पढ़े हैं, हाँ ना? यस सर। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो रूल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो रूल है वो क्या कहता है कि अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका पोजीशन डिफरेंट होगा, डिफरेंट पॉइंट का पोजीशन डिफरेंट होगा, यानी डिफरेंट पॉइंट एक पोजीशन पे नहीं हो सकता है। कहने का मतलब अगर डिफरेंट कोऑर्डिनेट के साथ पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है वो कभी इक्वल नहीं होगा। डिफरेंट कोऑर्डिनेट के साथ अगर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है वो कभी इक्वल नहीं होगा। इसी को कहा जाता है रूल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
अब इसी में हम उस जगह पे हिट करके बता रहे हैं जिसमें कि कंफ्यूजन होगा। अगर कोई ये बोला कि देखो 32 है और 8.23 है, तो हम लोग बोलेंगे क्योंकि ये दोनों पॉइंट है और दोनों का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, इस कारण से ये सेम पोजीशन पे नहीं होगा। बस वही चीज लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। P with the coordinate 32 is at another position comparison to Q 23। कहने का मतलब ये लाइन क्या बोल रहा है, कहने का मतलब ये लाइन बोल रहा है 32 is not equals to 23। क्या इस लाइन को आप इससे रिलेट करके देख पा रहे हैं? पहले कंफर्म कीजिए। यस सर। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही हुआ कि दो ऑर्डर्ड पेयर में अगर हम लोग पोजीशन चेंज कर दें, दो ऑर्डर्ड पेयर में अगर पोजीशन चेंज कर दें, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होता है, वो डिफरेंट पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और उसी चीज को यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन पे आपको ड्रॉ करके दिखाया गया कि वाकई में उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों पॉइंट जो होगा वो डिफरेंट पोजीशन पे होगा। क्लियर हुआ क्या थर्ड पॉइंट? यस हो गया। ठीक, ठीक है। और कहीं कुछ डाउट जरूर पूछिए आप, कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं। देखिए अभी तक हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन पे ऑर्डर्ड पेयर को पुट करके देख लिए। फोर्थ पॉइंट इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, अगर मान ले रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर में डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट पोजीशन है, वो इक्वल नहीं होता है, लिख दिया गया। अगर बाय द वे इक्वल हो गया तो बाय द वे इक्वल कैसे हो सकता है, वो क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा आपको कि हाँ वो इक्वल है, तो उस समय कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इस पे डिस्कशन है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। देखिए अगर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा इफ AB इज इक्वल्स टू CD, ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। बिल्कुल अभी एग्जांपल से देखेंगे कि कैसे हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन में दिया कि दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है, इट इज प्रोवाइडेड, इट इज गिवन डेटा, अगर ऐसा प्रोवाइडेड है, आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे, जो फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट है वो फर्स्ट के बराबर होगा और जो सेकंड पोजीशन का एलिमेंट है वो सेकंड के बराबर। ठीक है, फर्स्ट के बराबर, फर्स्ट के बराबर और सेकंड के बराबर होगा। बस इतने के बेसिस पे सॉल्व करना है। तो अभी ये जो चीज बताया गया थ्योरेटिकली, थोड़ा इसका एप्लीकेशन देख लें एग्जांपल के लिए। ये प्रोवाइडेड है इफ x स्क्वायर x प्लस 1 कॉमा 3 दैट इज इक्वल्स टू 5 कॉमा 2y माइनस 1, 2y माइनस ये 1 लिखा है। ठीक है, बोला गया फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। देखिए कहीं नाम नहीं लिया ऑर्डर्ड पेयर का, तो हम कैसे पहचानेंगे ये ऑर्डर्ड पेयर है? अरे भाई अभी तो बताएं, राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट का मीनिंग होता है ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर मेरे पास राउंड ब्रैकेट्स है, इसका मतलब उसके अंदर लिखा हुआ जो दो पार्ट है वो ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट्स है। तो आपको दिखा कैसे दिया रहेगा क्वेश्चन, दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल्स टू दिस ऑर्डर्ड पेयर। हम उसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड फर्स्ट पोजीशन, सॉल्व करके x निकाला गया जो आ गया। ठीक है, उसके बाद 3 इज इक्वल्स टू सेकंड पोजीशन एलिमेंट इक्वल्स टू 2y माइनस 1, सॉल्व किया गया, y का वैल्यू 2 आ गया। इक्वेशन है, छोटा सा सॉल्व कर लेंगे क्या आ रहा है। बस इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। इसी में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी दिया जा सकता है आपको, क्योंकि अब तो इक्वेशन का बात हो गया, वो कुछ भी दे सकता है, उसके लिए तैयार है। लिखा है x स्क्वायर प्लस 3x कॉमा 4 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक है, कॉमा y स्क्वायर माइनस 5y, बस इतना ही प्रोवाइडेड है। और बोला गया फाइंड पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स कौन से फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ x, y। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये नहीं बोला कि केवल x y निकाल के दे दो, क्वेश्चन ये बोला x y तो निकालो
और XY टाइप का जितना ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है उतना ऑर्डर्ड पेयर बनाओ। तो पहला काम होगा इक्वेशन सॉल्व करके x और y निकालना, और बाद में ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं वो उसके वैल्यू पे डिपेंड करता है। कंप्लीट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लगेगा, फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड पोजीशन सेकंड के इक्वल होगा, बिल्कुल वही काम करना है। सर पहला का x1 आया और -4 आया। थोड़ा सा मिस्टेक कर गए शायद, नहीं ठीक है एकदम ठीक है, सही है। दैट इज इक्वल्स टू -4 ऐसा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू -4 ये हुआ। हम बोले ना थोड़ा मिस्टेक कर गया, फिर उसके बाद लगा शायद सही है, मगर नहीं। ये दिखा विनायक क्या डिफरेंस आया? नहीं सर हम भी यही लिखे इक्वेशन करके। तो फिर उसके बाद इसका मिडिल स्प्लिट आप कैसे करेंगे? अभी जो एक आंसर मिला ये मिडिल स्प्लिट नहीं होगा। अगर ये -4 होता मिडिल स्प्लिट बिल्कुल होता, क्योंकि ये +4 है मिडिल स्प्लिट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका b² - 4ac होता है, b² - 4ac होता है। तो देखिए देखते चलिए, b मतलब x का कोफिशिएंट, a मतलब x² का कोफिशिएंट, c मतलब कांस्टेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 9 - 4 into a into c that is equals to -7। क्या बोलना चाहिएगा कोई भी? रूट्स नॉट रियल, क्योंकि d मेंशन कर दें, सिंस d लेस देन 0 देयरफॉर आप ये कह सकते हैं रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। अगर ये रियल नहीं है तो कभी भी कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंट नहीं होगा, और अगर कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंट नहीं होगा देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x। आपका आंसर यही खत्म। देखिए अगर आप x नहीं निकाल पाइएगा, अगर x नहीं आएगा, क्या कभी xy बना सकेंगे? कभी नहीं। अगर x का वैल्यू ही नहीं आएगा तो xy ऑर्डर्ड पेयर बनेगा कैसे? अरे फर्स्ट पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सेकंड का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। सेकंड एग्जिस्ट करे ना करे हमको कोई मतलब नहीं, मेरा दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए, मेरा दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाके ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। यहां क्योंकि x का रियल वैल्यू नहीं मिल रहा है, फाइनल आंसर देयरफॉर नो ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल, नो ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं हो पाएगा। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे ही चलना, ठीक है। सर अगर y को हम सॉल्व करके देखना चाहें कर लीजिए, कोई फर्क नहीं, ठीक है। मान लीजिए ना y आ ही गया, मान लीजिए y हमको मिल गया, अज्यूम कर रहे हैं 2 और 3, मान लीजिए x के जगह क्या पुट कीजिएगा, मेरे पास तो कोई रियल वैल्यू है ही नहीं। अगर x के जगह कुछ पुट नहीं कर सकते हैं तो फिर ऑर्डर्ड पेयर तो मेरा फॉर्म ही नहीं होगा, इस कारण से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं। इस पूरे क्वेश्चन में फाइंड पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स इन फॉर्म ऑफ x, y, फाइनल आंसर क्या होगा? नो ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल, नो ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल, एक भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा इसको, और एक क्वेश्चन ऐसा ही आपके लिए दिया जा रहा है, सॉल्व करेंगे। यहां से एक्स वाई क्या क्या हो सकता है सब निकालना है इस क्वेश्चन में। तो आरएचएस में क्या लिखते हैं? -5 उसके बाद ये -5 और कॉमा y² -2, y² -2, x इज इक्वल्स टू -5, ठीक है, y तो y3 आया, y +-3 आएगा शायद, +-3 एकदम ठीक, -3 और +3। अब देखिए मेरे पास कितना 4 एलिमेंट, ठीक है, 4 एलिमेंट, 2 x और 2 y है, तो कितना ऑर्डर्ड पेयर्स बनेगा थोड़ा दिखा दें। एक बनेगा -5 के साथ -3 का, -5 -3,
एक -5 के साथ 3 का, तो -5 के साथ 2 बना, -1 के साथ भी 2 बनेगा, तो -1 -3 और -1 3। देख ठीक है, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स इस कॉन्सेप्ट से 4 मिला। ठीक है, जिसका नहीं हो पाया थोड़ा हम इसको हटा रहे हैं ताकि सबके लिए सॉल्व कर सकें। ये लाइन केवल देखिए, अगर किसी का नहीं बन पाया तो सबसे पहले आप समझे x² + 6x दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लेस एलिमेंट -5। आप इसको एक तरफ लेके आए तो 6x + 5 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिट कर लें अगर पॉसिबल हो तो 5 और 1 में, +5 0। अगर यहाँ +5 मिला तो रूट आपका -5 होगा, अगर यहाँ +1 मिला रूट आपका -1 होगा। एक काम खत्म। दूसरा y के लिए, तो आप यहां से देखें y² - 2, y² - 2 दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोवाइडेड है 7, इस -2 को इधर भेज दीजिए, y² इज इक्वल्स टू 9, तो y इज इक्वल्स टू +-3। x का 2 वैल्यू, y का 2 वैल्यू मिल गया, और उसके बेसिस पे आप 4 ऑर्डर्ड पेयर कैसे बना सकते हैं ये आपको दिखाया गया। सबसे पहले फर्स्ट प्लेस के एलिमेंट को रिलेट किए फर्स्ट से और सेकंड से 2 ऑर्डर्ड पेयर, फिर सेकंड प्लेस का जो एलिमेंट था वो रिलेट हुआ फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस से 2 और ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, कहीं कुछ दिक्कत डाउटफुल हो बिल्कुल पूछ लें, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो या फिर सॉल्व करने में दिक्कत हो एकदम पूछ लीजिए। ठीक है, इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन, ठीक है, ये दिया है if 2x - y divided by 3, 5x plus y by 2 is equals to 1, -1, राउंड ब्रैकेट 2 एलिमेंट, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि इक्वल टू से सेपरेटेड है मींस इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में ये पूछा फाइंड x और y, फाइंड x, y यानी ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान रखिएगा x, y मतलब ऑर्डर्ड पेयर में देंगे तभी आंसर आएगा। तो हम लोग को क्या करना, 2x - y by 3 इज इक्वल्स टू 1। थोड़ा सा अरेंज कर ले तो एक लीनियर इक्वेशन दिखेगा, 2x - y इक्वल्स टू 3 इज इक्वेशन नंबर 1। सेम वैसे ही 5x + y by 2 इज इक्वल्स टू सेकंड पोजीशन एलिमेंट। इसका मीनिंग ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5x + y इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वेशन नंबर 2। 2 लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आप सीखें। ठीक है, बस वैसे सॉल्व करके अब x और y निकालेंगे। तो मेरा सजेशन है क्यों ना हम दोनों को ऐड कर दें। जैसे ऐड करेंगे ये और ये कैंसिल, यहां से 7x इज इक्वल्स टू 1 मींस x का एक वैल्यू आया 1/7 कंप्लीट। x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करें y निकल जाएगा। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 x का वैल्यू 1/7 माइनस y इज इक्वल्स टू 3। इट मींस y को राइट शिफ्ट किए पॉजिटिव, 3 को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं नेगेटिव। तो 2/7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू y मींस y इज इक्वल्स टू 21 और 2 माइनस 19/7 नॉट 17 7। ठीक है, ये मिल गया हमको x और y। तो क्या हमको x और y का वैल्यू आंसर देना था? नहीं, अगर आप इतने में छोड़ देंगे ना मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में देना चाहिए आंसर। तो फाइनली यहाँ पे मेरे पास आंसर आया इन ऑर्डर्ड पेयर यानी इन राउंड ब्रैकेट फर्स्ट पोजीशन occupied by 1/7 and at second position we will put -19/7 at place of y। ये होगा अपना फाइनल आंसर। आंसर जिस फॉर्म में पूछे आपको एग्जैक्टली वैसे ही देना है। ठीक है, उसी फॉर्म में। ये हटा दे क्या? ठीक, देखिए अब हम ऑर्डर्ड पेयर नहीं पूछेंगे। देखिए क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है। इफ x² - 5x, y² - 3x is equals to
3 नहीं, इसको हम 4 लिखना चाहते हैं, ठीक है। 4x इज इक्वल्स टू -6 कॉमा -4। तो बोला गया फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन फॉर्म x, y। मतलब हमको एग्जैक्टली ऑर्डर्ड पेयर निकाल के नहीं देना है, हम लोग को एग्जैक्टली ऑर्डर्ड पेयर निकाल के नहीं देना है, बल्कि क्या करना है, बताना है कि वो कितना यूनिट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के फॉर्म में बनेगा। सर क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ में आया, सुनिए, यहाँ पे 4 ऑर्डर्ड पेयर बनाना, तो ऐसा 4 ऑर्डर्ड पेयर आपको बना के नहीं दिखाना है, यहाँ पे बताना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दैट इज इक्वल्स टू 4, ऐसे आंसर देना है। ऐसे सॉल्व कीजिए। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है और क्या फाइंड करना है कि पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितना होगा। यानी कि जैसे ये लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग 4 ऑर्डर्ड पेयर निकाले, तो वो 4 ऑर्डर्ड पेयर जो होगा, क्वांटिटी कितना ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल होगा, उस चीज को फाइंड करना है, बिल्कुल इसके जैसा। सॉल्व कीजिए इसको। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, फाइनल आंसर दीजिएगा हमको, कितना ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहा है। सर y में क्या लिखा हुआ है, y स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -6 -4, -6 -4 बन गया। क्या आपका आंसर 2 आया, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स? नहीं, देखिए x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू -6, इसको इधर शिफ्ट किए, -5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। आप मिडिल स्प्लिट करके ये समझ गए होंगे ये ऐसा होने वाला है। तो x का वैल्यू -3 है तो +3 आएगा, -2 है तो +2 आएगा। कितना पॉसिबल वैल्यू x का? 2। एग्जैक्टली वैसे ही y के लिए सॉल्व करेंगे, तो y के लिए y स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू -4, एक तरफ शिफ्ट कर लिए, -4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, इज इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा कितना, y इक्वल्स टू 2, कितना क्वांटिटी, कितना वैल्यू 1। अब इसी के बेसिस पे अगर आप x का वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो उसके साथ y का वैल्यू आप 2 ले सकते हैं। जब आप x का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y भी 2 ले सकते हैं, तो x2 और y भी मेरे पास 2 आएगा। अब इसके बेसिस पे एक ऑर्डर्ड पेयर बना 3,2 और एक ऑर्डर्ड पेयर बना 2,2। तो नंबर क्वांटिटी कितना, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बना 2, ठीक है 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज इक्वल्स टू 2। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप पहले इसको नोट कर लें और शायद आपका ये हो गया होगा। हेलो सर। हाँ बोलिए। और सर y-2 का होल स्क्वायर कैसे होगा सर? देखिए 4y होगा सर। अच्छा 4y होगा सर। 4x y स्क्वायर माइनस 4x में कैसे होगा सर? मिस्टेक, ये y होना चाहिए, ये y होना चाहिए, एकदम ठीक, सही, बिल्कुल। वो मेरे दिमाग में ही था y, और यहाँ सामने लिखा ही नहीं, इस कारण से दिक्कत। अब ठीक है, इसीलिए सर आंसर नहीं आ रहा था। हाँ हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि मिस्टेक हो गया था, एकदम ठीक है। चलिए कोई बात। आगे बढ़िए। देखिए अगर कभी भी आपके पास नंबर ऑफ x इज इक्वल्स टू m यूनिट्स मिले, यानी कि कभी भी ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करके x का कितना पॉसिबल, m पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, m पॉसिबल वैल्यूज किसका, x का। और बाय द वे अगर आप नंबर ऑफ y's सॉल्व करें और वो n पॉसिबल वैल्यूज देता है, किसके जैसा, मीनिंग क्या हुआ, जैसे आप यहाँ सॉल्व किए तो x का कितना वैल्यू मिला 2 और y का कितना वैल्यू मिला 1। बस वही जो x का नंबर ऑफ वैल्यूज है उसको m माने और नंबर ऑफ y को n माने। तो ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स xy
इसका क्वांटिटी m इंटू एन होगा, m इंटू एन होगा। इतने क्वांटिटी में आपको पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेगा। तो जब कभी भी क्वेश्चन पूछे ना नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, आप इक्वेशन सॉल्व करें, कितना x वैल्यू मिला 2, y को सॉल्व किए कितना x वैल्यू y वैल्यू मिला 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितना 2। ठीक है, तो जितना वैल्यू ऑब्टेन्ड होगा, जितना डिफरेंट वैल्यू ऑब्टेन्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल के लिए, इफ 3 values of x and 5 values of y used to form ordered pairs, find number of ordered pairs। तो उस समय क्या है, आपको यही फॉर्मूला काम देगा और आपके पास बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं कि x कहां कैसे निकलेगा, y कहां कैसे निकलेगा। आपको बस बताया कि कितना x एग्जिस्ट कर रहा है और आपको यह बताया कि कितना y एग्जिस्ट कर रहा है, बस इतना ही बताया। तो उसके बेसिस पे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने का जो तरीका पढ़े हैं, बस उसके बेसिस पे आंसर दीजिए। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दैट इज इक्वल्स टू 3 4x एंड 5 4y, कुल मिला के कितना 15 ऑर्डर्ड पेयर्स, 15 ऑर्डर्ड पेयर्स, इतना ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो एक हो गया कि कितने क्वांटिटी में ऑर्डर्ड पेयर होगा, दूसरा ये हो गया कि ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है तो कैसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को फाइंड करते हैं, और तीसरा अपने पास था वो क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म और इक्वेशन वाला फॉर्म जो ऑर्डर्ड पेयर के बेसिस पे होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर के बेसिस पे जितना डिस्कशन था सब खत्म। अब आपको आगे रिलेशन में थोड़ा कंटिन्यू करवा दें। देखिए, नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, टर्म है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होता है उस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रोडक्ट है किसका, कार्टेशियन सिस्टम का। मान के चलिए जैसे अगर A कोई एक सेट है, A is a set containing element A and B, B is another set containing element C and D, ऐसा दिया है। कितना सेट प्रोवाइडेड, 2 सेट। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा कि A क्रॉस B निकालो, A क्रॉस B, तो इसका मतलब होता है इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B। सेट A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, और इसको लिखेंगे कैसे, तो A क्रॉस B का मतलब AB क्रॉस CD। अब होगा क्या, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पोजीशन का फर्स्ट एलिमेंट दोनों से रिलेट होगा, फिर सेकंड पोजीशन का जो सेकंड एलिमेंट है वो दोनों से रिलेट होगा। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, एक कर्ली ब्रेस के अंदर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में AC, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में AD, तीसरा BC, और फोर्थ जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा इट इज BD, और उसके बाद कर्ली ब्रेस क्लोज। तो कर्ली ब्रेस में लिखने का मतलब है कि ये एक सेट है और सेट के फॉर्म में क्या एलिमेंट की तरह कंटेन कर रहा है, एक एक ऑर्डर्ड पेयर कंटेन कर रहा है। मतलब ये हुआ मेरा आज का पहला लाइन जो था, रिलेशन इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट बना, इसको अभी तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल रहे हैं, मगर ये एक टाइप का रिलेशन भी होता है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक रिलेशन भी होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट बोला गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, which basically largest possible relation, जो सबसे बड़ा रिलेशन होता है वही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है।
और कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट है, एक सेट है। किस चीज का सेट है? वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, और क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का सेट है इस कारण से उसको एक रिलेशन भी कहा जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा दे दे, सॉल्व करेंगे, -1 0 और b अपने पास प्रोवाइडेड है 3 2। ठीक, चाहिए क्या? a क्रॉस b कितना होगा आप फाइंड करेंगे, और b क्रॉस a फाइंड करेंगे कितना होगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, उसको नोट करके इसको सॉल्व कीजिए। कुछ भी डाउट पूछा जाए, और थोड़ा जल्दी जल्दी, ज्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी। सर a क्रॉस b -1 3 -1 2 और 3 -1 और इसमें 2 नहीं 4 होगा, 4 सर 0 -1 3, ये आप बोले -1 3 -1 2 1.2 0 3 0,3 0,2 एकदम ठीक। अब इसको 3 -1 -1 3 0 2 0 2 -1 2 0 2 0, ये आया। ठीक है, अब सोच के अगर कोई बोले कि देखो a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस a के बराबर है, क्या बोलेगा, सही कि गलत? a क्रॉस फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स, यानी a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a। यहाँ -1 3 है, यहाँ 3 -1 है, कभी बराबर नहीं होगा। मगर एक और चीज पूछा, n a क्रॉस b इज इक्वल्स टू n b क्रॉस a, बोलिए ये ट्रू की फॉल्स? तो ये ट्रू होगा। ये ट्रू है। इसके पास भी 4 ही ऑर्डर्ड पेयर है। तो अगर आपसे बोला जाए कि n a क्रॉस b बताओ, याद है आपको सेट का कार्डिनल नंबर, तो 1 2 3 4, क्वांटिटी कितना 4। इस प्लेस से अगर n b क्रॉस a कैलकुलेट करेंगे, इट इज 1 2 3 4, तो कहा जा सकता है कि n a क्रॉस b n b क्रॉस a के बराबर, मगर a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। नोट कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए। which is basically largest possible Relation. physical हाँ। relation. मतलब क्या हुआ ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे बड़ा रिलेशन होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे बड़ा रिलेशन होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से बड़ा कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता है जब आप दो सेट पे डिफाइन करते हैं। जैसे a और b पे अगर आप डिफाइन करेंगे तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ये वाला, ये सबसे बड़ा रिलेशन होगा, ये सबसे बड़ा रिलेशन होगा। ठीक है, ठीक है यस सर। सेट में एक वर्ड याद है, यूनिवर्सल सेट। सर तो यूनिवर्सल सेट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सेट, वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट इज लार्जेस्ट रिलेशन। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही, थोड़ा ट्रिपलेट पे बात करेंगे इस पर। ए कोई एक सेट है, ठीक है, 1 2 इसके भीतर एलिमेंट है। क्वेश्चन का डिमांड है फाइंड ए क्रॉस ए। मतलब ट्रिपलेट का एक ही क्वेश्चन ही बनता है जो कि आपके 11th सिलेबस में है, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड ये जो एक फॉर्मूला आपको लास्ट में दिया गया, इससे कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। बाकी जब कभी भी आप ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं तो इसका क्वेश्चन हमेशा सब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्टिव होना मतलब स्कूल एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, ये जो ट्रिपल ए लिखना है, ए क्रॉस ए, ये आपके स्कूल लेवल का क्वेश्चन होता है, ये कंपटीशन का नहीं होता है। तो थोड़ा लेंदी जाएगा, ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहला काम ए क्रॉस ए निकालना, यानी पेयर बनाना। तो वैसे केस में 1 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 के साथ आप रिलेट करेंगे 1 विथ 1 एंड 2, तो 1 1 1 2, फिर 2 को दोनों एलिमेंट से रिलेट किया गया, इट इज 2 1 एंड 2 2। ये मिला ए क्रॉस ए, यानी कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। मगर क्वेश्चन का डिमांड है 3 का निकालो, तो ए क्रॉस ए का एक और कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ, 3 का हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे? तो ए क्रॉस ए जो भी है, ध्यान से, ठीक ना, ए क्रॉस ए जो भी है इसको रिलेट करेंगे हम लोग ए से, तो इसके अंदर 4 ऑर्डर्ड पेयर पहले से, क्रॉस मेरे दूसरे सेट में यानी ए के अंदर 2 एलिमेंट,
अच्छा कैसे होगा, क्या होगा, देखिए 1 1 रिलेटेड टू 1 तो लिखेंगे 1 1 1, 1 1 रिलेटेड टू 2 तो लिखेंगे 1 1 और 2, 1 1 और 1 1 का काम खत्म। यही काम 1 2 करेगा, एक बार 1 से एक बार 2 से, तो 1 2 1 और 1 2 2, इसका भी काम खत्म, ये हो गया, ये हो गया। एग्जैक्टली वैसे ही 2 1 2 1 रिलेटेड विथ 1 एंड 2 1 रिलेटेड विथ 2, ये भी हो गया। उसके बाद 2 2 तो 2 2 रिलेटेड विथ 1 एंड 2 2 रिलेटेड विथ 2। देखिए यहां पे आप इसको पेयर नहीं बोल सकते, ये क्या है, ये ट्रिपलेट, ये 3 एलिमेंट कंटेन करने वाला ट्रिपलेट। तो जब कभी भी 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, आपको ऑर्डर्ड पेयर के जगह पे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेगा। यहाँ पे ये जो 1 1 1 टाइप का जो भी देख रहे हैं, इसका नाम क्या होता है, इट इज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ये कहलाता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इसके आगे नहीं पूछा जाता है मैक्सिमम। बोलिए आप बताइए आंसर फिर से। 2 4 और 2 5 2 3 4 और 2 3 5 यही बोल रहे हैं, बस यही बोल रहे हैं हम लोग, सुनने में आए तो हम यही लिख दिए। कुछ डिफरेंट है तो जरूर बताओ। 2 5 एकदम ठीक, बस इतना ही होगा, ही दो ही आएगा, दो ही आएगा। दो ही क्यों आएगा, जब आप A क्रॉस B करेंगे तो एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा, और एक ऑर्डर्ड पेयर को आप इससे रिलेट किए तो एक और ऑर्डर्ड पेयर, एक ऑर्डर्ड पेयर इससे रिलेट हुआ, एक और ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर। मीनिंग जो नहीं समझे थोड़ा ध्यान देंगे, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। 2 का क्रॉस 3 के साथ, इसका मतलब हुआ कि हमको एक ही ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा 2 3। बाद में इसको जब C के साथ आप ऑपरेट करेंगे तो आप तो लिखेंगे ऐसे कि 2 3 ऑर्डर्ड पेयर क्रॉस C के अंदर दो एलिमेंट 4 एंड 5, ठीक है। तो 2 3 रिलेटेड टू 4 और 2 3 रिलेटेड टू 5 मींस 2 3 4 का एक और ट्रिपलेट और 2 3 5 का एक और ट्रिपलेट, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आपसे ये बोला गया कि A जो है इट इज अ सेट X such that X belongs to whole number and X belongs to, फिर से ध्यान से, X belongs to ओपन 1 से लेके 4 तक, ठीक ना, 1 से 4 तक। B अपने पास दिया है X such that X belongs to natural number and X greater than 3 but less than 7, ठीक है, greater than 3 और less than 7। अब आपसे ये पूछा B क्रॉस A बताओ क्या होगा, क्वेश्चन का डिमांड ये। तो हुआ क्या, सेट के बारे में हर बार आप एक स्टेटमेंट सुनते आ रहे थे, अगर कभी भी वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो पहले रोस्टर कन्वर्ट करेंगे देन आफ्टर सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप मेरा है कि सेट A का रोस्टर फॉर्म क्या होगा। तो बोला X एक होल नंबर है और ये 1 से 4 के बीच में, ना 1 लेना है ना 4 लेना है, ठीक है, ना 1 लेना है ना 4 लेना है, उसके बीच का इंटीजर या होल नंबर लेना है। तो कौन कौन आएगा, 2 और 3, 2 और 3, बहुत बढ़िया। बी में बोला नेचुरल नंबर है, 3 से बड़ा 3 नॉट इंक्लूडेड, 3 से बड़ा 4 5 6, और 7 से छोटा 7 नॉट इंक्लूडेड, 4 5 6, 4 5 6। अब आपके सामने जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम आपको ये बता दें कि NA क्रॉस B जो होता है वो NA इंटू NB के बराबर होता है, मीनिंग क्या हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B के अंदर जितना ऑर्डर्ड पेयर होगा वो सेट A के एलिमेंट और B के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है। यानी कि अगर आपसे ये बात पूछा जाए, आप देखें A में कितना एलिमेंट 2, आप देखें B में कितना एलिमेंट 3, आपका आंसर होगा कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे उसमें 6 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेगा, उसमें 6 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेगा। बोल के आपको समझाते हैं, कोशिश कीजिएगा समझने का। 2 4 1, 2 5 2, 2 3 2 6 3, 3 4 4, 3 5 5, 3 6 6,
तो टोटल कितना ऑर्डर्ड पेयर्स मिला? 6। ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास रहेगा जिसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स निकालना होगा। नोट करें आप इसको। देखिए नेक्स्ट, इसी पे क्वेश्चन थोड़ा सेट को मिला के होगा। सेट ए एक दिया है x such that x belongs to whole number and x less than 3, ठीक है। एक सेट b दिया हुआ है x such that x square minus 4x plus 3 equal to 0, ठीक है, ये दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है वो देख ले। फर्स्ट बोला गया फाइंड a क्रॉस a इंटरसेक्शन b, a क्रॉस a इंटरसेक्शन b क्या होगा, ठीक है, क्या होगा हम लोग को वो फाइंड करना है। तो देखिए जब कभी भी ऐसा इंटरसेक्शन और क्रॉस दोनों का पार्ट हो तो क्या आपको प्रायोरिटी पता चल रहा है कि किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? a इंटरसेक्शन b ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट को हमेशा प्रायर पोजीशन पे रखते हैं, फर्स्ट पोजीशन। तो पहला काम क्या होगा, a और b निकालना, मगर उससे पहले जो आपके पास सेट बिल्डर दिया है उसको रोस्टर कन्वर्ट करेंगे तभी जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो a का रोस्टर फॉर्म होल नंबर लेस देन 3 0 1 2, फिर उसके बाद b का रोस्टर फॉर्म इसका रूट, तो रूट क्या मिलेगा 1 3, नहीं पता चला, अच्छा सॉल्व कर लिया। हाँ, -3x -x + 3 होगा ना ऐसा, तो -3 मिला मतलब एक रूट +3, -1 दिखा तो एक रूट +1, 1 और 3 मिलेगा 1 3 3 1 एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी लिखे छोड़ देते हैं यार, ठीक है, समझने के लिए। अब क्या बोला गया, a इंटरसेक्शन b, तो देखिए a इंटरसेक्शन b मतलब कॉमन बिटवीन सेट a एंड b, a और b के बीच में कॉमन 1, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद हमको चाहिए क्या, a क्रॉस a इंटरसेक्शन b, a क्रॉस a इंटरसेक्शन b, तो सेट a अपने पास है 0 1 2 क्रॉस a क्रॉस b है अपने पास 1, तो जैसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे थे 0 1 एक ऑर्डर्ड पेयर, 1 1 दूसरा और 2 1, तो ये हम लोग के पास ऑब्टेन्ड हुआ a क्रॉस a इंटरसेक्शन b। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तो 2 ही सेट पे आपको ये पूरा पार्ट दिखा दिए, मे बी 3 या 4 पे भी ये पूछा जा सकता है, नोट कर। हाँ ये 2x - 1 = 3। ये फर्स्ट क्वेश्चन a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, सेकंड क्वेश्चन a इंटरसेक्शन b क्रॉस a इंटरसेक्शन c, क्या क्या होगा सॉल्व करेंगे। तो इसका क्या है, इसका भी 2 2 दोनों का, यस ठीक। और देखिए अगर यही आंसर आए तो आप बोल देंगे यही आंसर है, ठीक है, डिफरेंट आएगा तो बताएंगे। सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज सेट A लिखना, बोला क्या 2x - 1 = 3, 1 को उधर भेजिए 4/2, x का वैल्यू आपके पास 2 आएगा, a के अंदर अकेला 2। b जो सेट होगा ये बोला 4 से लेस नेचुरल नंबर, तो 1 2 और 3 इसके अंदर। c सेट जो है ये बोला कि इसका रूट होगा, इस क्वाड्रेटिक का रूट
देखिए ये टूटेगा -3 -2 में, तो आप ये कह सकते हैं 2 और 3 मिल गया, तीनों का तीनों सेट मिल गया। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बोला गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सबसे पहले चाहिए B इंटरसेक्शन C, तो B और C का कॉमन, 2 और 3, 2 और 3 ये आएगा। अच्छा, उसके बाद A के साथ क्रॉस B और C का कॉमन पार्ट, तो सेट A था मेरे पास 2 और B इंटरसेक्शन C 2 3, तो कितना ऑर्डर्ड पेयर बनेगा? 2, एक 2 2 का और एक 2 3 का, 2 2 2 3 2। फर्स्ट वाले का आंसर ये होगा, ठीक है। इसलिए हम आपसे बोले ना आपका कुछ आंसर आ रहा है तो आप बिल्कुल दें, ठीक है, हिचकिचाइए नहीं ना, क्या होगा रॉन्ग होगा कोई दिक्कत नहीं। 2 A इंटरसेक्शन B, सबसे पहला पार्ट A इंटरसेक्शन B, तो A और B का कॉमन पार्ट 2 2, A और C का इंटरसेक्शन, A और C का कॉमन पार्ट 2 2, एकदम ठीक। अब जाके फाइंड क्या करना है कि A इंटरसेक्शन B क्रॉस A इंटरसेक्शन C, तो दोनों का अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो वैसे केस में एक ऑर्डर्ड पेयर 2 2 का मिलेगा, एक ऑर्डर्ड पेयर केवल 2 2 का मिलेगा, इतना ही अपने पास आंसर आएगा। तो जो भी आंसर दिए थे ये वाला थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये वाला खैर करेक्ट था, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बनाना है। तो देखिए आज दो चीज पढ़े हम लोग खास करके, एक तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे बनाना, और दूसरा हो गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको कहते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। रिलेशन का ये इंट्रोडक्शन था, आप इसको नोट कर लें, ठीक है, शायद हो भी गया होगा सबका। आज यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में रिलेशन कंटिन्यू रहेगा जिसमें पढ़ेंगे हम लोग कि रिलेशन का फॉर्मेशन कैसे करना है।